नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। जब भी हम अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? लंबे चौड़े कैलकुलेशन, भारी भरकम बैलेंस शीट और बोरियत, है ना? खैर, आज हम इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आज हम आधुनिक कक्षा 12 के अकाउंटेंसी फ्रेमवर्क के गहरे शैक्षिक दर्शन से लेकर इसके प्रैक्टिकल सिलेबस तक का सफर तय करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि रियल लाइफ और एथिक्स से जुड़ा एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो शुरुआत करने के लिए हमें खुद से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना होगा। किताबी ज्ञान और बाहर की असल जिंदगी में आखिर क्या अंतर है? देखिए, हमारी पारंपरिक शिक्षा अक्सर रटने तक और चार दीवारों तक ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन ज्ञान का असली मतलब तो तब है ना, जब वो बाहर की दुनिया की उलझनों को सुलझा सके। और सच कहूं तो इसी एक सवाल ने इस पूरे नए पाठ्यक्रम की नींव रखी है। चलिए, फटाफट आज के हमारे मुख्य एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम आधुनिक शिक्षा के दर्शन से शुरू करेंगे, फिर संवैधानिक आधार, पाठ्यक्रम का युक्तिकरण, बदलते हुए लेखांकन मानक और आखिर में लेखाशास्त्र के पूरे सिलेबस को समझेंगे। तो हमारा पहला भाग है आधुनिक शिक्षा का दर्शन। यहाँ NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ये विजन देखिए। इनका सीधा सा फंडा है बच्चों के स्कूली जीवन को उनकी बाहर की जिंदगी से जोड़ना और रटने की उन पुरानी दीवारों को तोड़ना। अकाउंटेंसी जैसे विषय में तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आप जो भी सीखते हैं उसका सीधा असर हमारी असल अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, संवैधानिक आधार। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अकाउंट्स में संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आ गई? थोड़ा अजीब लगा ना? लेकिन हर छात्र की शैक्षणिक यात्रा इसी दिशा सूचक यंत्र के साथ शुरू होती है। ये महज एक पन्ना नहीं है। असल में नंबरों का खेल शुरू होने से पहले ये ड्यूटी और एथिक्स का एक बहुत ही मजबूत बेस तैयार करता है। और इसके मूल्य क्या हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो पॉइंट ये है कि अकाउंटेंसी सीखना सिर्फ बैलेंस शीट मिलाना नहीं है, बल्कि भविष्य के बिजनेस में इन लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों को लागू करना है। धोखाधड़ी से बचना और पारदर्शिता रखना, ये सब इसी का हिस्सा हैं। चलिए, अब आते हैं भाग 3 पर, पाठ्यक्रम का युक्तिकरण, जिसे हम रेशनलाइजेशन भी कहते हैं। ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। पहले छात्रों पर कितना भारी बोझ होता था, वही दोहराए गए टॉपिक और बस रटते जाओ। लेकिन फिर आया NEP 2020 का नया विजन। इसने चीजों को बिल्कुल बदल कर रख दिया। सिलेबस कम किया गया और फोकस रटने के बजाय सीधा प्रैक्टिकल लर्निंग और आसान डिजाइन पर शिफ्ट कर दिया गया। और हाँ, ये रैशनलाइजेशन कोई तुक्के में नहीं हुआ। इसके लिए एकदम सटीक मानदंड तय किए गए थे। शिक्षाविदों ने बहुत ही बारीकी से उन टॉपिक्स को हटा दिया जो या तो एक ही क्लास में ओवरलैप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कठिन थे, या फिर आज के समय में बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुके थे। फोकस सिर्फ उस कंटेंट पर रखा गया जो सच में काम का है और सेल्फ स्टडी के लायक है। अब देखते हैं भाग 4, बदलते लेखांकन मानक। देखिए, कॉरपोरेट दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए सिलेबस का अपडेट होना तो बनता ही था। ये एक बहुत बड़ा विनियामक बदलाव है। कंपनी अधिनियम 1956 से सीधे 2013 की अनुसूची 3 में शिफ्ट होना। इसका सीधा मतलब है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाने का पूरा फॉर्मेट ही बदल गया है। इससे ये पक्का होता है कि स्टूडेंट्स वही लेटेस्ट फॉर्मेट सीखें जो आज की बड़ी कंपनियां असल में इस्तेमाल कर रही हैं। और अंत में हमारा 5वां भाग, लेखा शास्त्र का सिलेबस। चलिए, अब इसके प्रैक्टिकल साइड में गोता लगाते हैं। ये सिलेबस बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ता है। कुल 5 चरण हैं। शेयर कैपिटल से शुरुआत, फिर डिबेंचर्स, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, फिर अकाउंटिंग रेशियो से उनका विश्लेषण और अंत में कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले 2 चैप्टर्स एकदम डीप डाइव हैं कि कंपनियां आखिर पैसा कैसे लाती हैं। यहाँ शेयर कैपिटल की बारीकियों, जैसे कि शेयर इशू करना या उन्हें जब्त करना, की तुलना डिबेंचर्स यानी ऋण पत्रों से की गई है। एक तरफ शेयर हैं जो मालिकाना हक देते हैं, तो दूसरी तरफ डिबेंचर हैं जो एक तरह का कर्ज होते हैं। अब पैसा तो आ गया, व्यापार भी शुरू हो गया। चैप्टर 3 हमें बताता है कि इन सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे तैयार करने हैं। ये चैप्टर न सिर्फ इन रिपोर्ट्स का नेचर, उद्देश्य और महत्व समझाता है, बल्कि बड़ी ही ईमानदारी से उनकी कमियों और सीमाओं को भी उजागर करता है। चैप्टर 4 में आता है अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस। इसे आप कंपनी का मेडिकल चेकअप भी कह सकते हैं। यहाँ कॉर्पोरेट हेल्थ को 4 अहम हिस्सों में बांटा गया है: तरलता, ऋण शोधन क्षमता,
क्रियाशीलता और लाभप्रदता अनुपात। ये बताता है कि बैलेंस शीट के पीछे की असली सच्चाई क्या है और कंपनी अंदर से कितनी मजबूत है। और फाइनली चैप्टर 5 ये सिखाता है बिजनेस का सबसे बड़ा रियलिटी चेक, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। क्योंकि देखिए, कागज पर प्रॉफिट दिखना अलग बात है, लेकिन बैंक अकाउंट में असली पैसा आ रहा है या नहीं, ये ट्रैक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना, कैश इज किंग। तो अंत में एक बड़ा सवाल, इन तर्कसंगत और नैतिक सिद्धांतों को लागू करने से कल की कॉर्पोरेट दुनिया की पारदर्शिता पर क्या असर पड़ेगा? जरा सोचिए, जब ये नए दिमाग इस शानदार ढांचे में महारत हासिल कर लेंगे तो वो बिजनेस वर्ल्ड में कितनी जबरदस्त क्लैरिटी और ईमानदारी लेकर आएंगे। एक ऐसा भविष्य जो न सिर्फ प्रॉफिटेबल होगा बल्कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंट भी होगा। इसी एक अहम विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।